आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एम के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। और ये पहला चैप्टर होगा संविधान। किताब आप देख सकते हो, ये वाला किताब आप मिला लेना। इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे, संविधान का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते चलेंगे, साथ साथ लिखाते चलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ नोट करना है। और जो नोट नहीं कर पाते हो वो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का संविधान, भारत की संसदीय शासन पद्धति का वर्णन करें। आपको पता है भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था है, उसी का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था? शासन जो कानून बनाता है, कौन बनाता है बच्चों? संसद में ही बनता है, इसीलिए ये संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का सीधा सा मतलब होता है विधायिका। क्या होता है बच्चों? विधायिका। जो विधि बनाने की संस्था होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विधायिका। कार्यपालिका जो विधि को लागू करता है, जो कानून को लागू करता है, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। भारत के अंदर जो कार्यपालिका और विधायिका होता है उनके बीच संबंध होता है। जबकि अब अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों अलग होता है बच्चों। कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि मंत्रिमंडल में शामिल होता है। कार्यपालिका को शक्ति व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है। व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, समझ लेना, उसी से प्राप्त होती है एवं विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। सिंपल आपको इतना ही लिखना है। इसका मतलब समझ में आया? सब भारत का जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बच्चों। और कार्यपालिका को जो शक्ति प्राप्त होती है, काम करने की जो शक्ति प्राप्त होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? याद रखना, मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल यहाँ पे आपको लिख देते हैं, इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? मंत्रिमंडल से। ये आपको याद रखना है, कहाँ से? मंत्रिमंडल से प्राप्त होता है, ठीक है। और कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो व्यवस्थापिका के प्रति यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। सिंपल लिखना है इतना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारत में संघीय ढांचा का वर्णन कीजिए। संघीय ढांचा का मतलब क्या होता है? जो फेडरलिज्म बोलते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर बना होता है। तो सिंपल है कि भारत में संघवाद या संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सरकार का विभिन्न स्तर जहां वह कानून बना सकते हैं। सरकार का विभिन्न स्तर होता है। जैसे बच्चों आपने मुखिया देखा होगा, जो बोलते हैं स्थानीय शासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ऐसे सुने हो कि नहीं? ये क्या है? शासन के विभिन्न स्तर या सरकार के विभिन्न स्तर है, जहाँ पे वो लोग कानून बनाते हैं कि नहीं। जैसे भारत में केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें हैं। ये सारे हैं बच्चों। सिंपल आप समझ लेना है कि भारत जो है संघवाद अपनाया है। इसका मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के एक ही जगह, एक ही कंट्री, एक ही स्टेट में बहुत सारे सरकार की स्तरें हो, जैसे केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, उसी को संघवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघवाद या संघीय ढांचा कहते हैं। साथ ही केंद्र सरकार को ही विधि बनाने का अधिकार है। पूरा देश के बारे में कौन कानून बना सकता है बच्चों? कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। याद रखना, पूरी भारत में अगर किसी को कानून बनाना है वो केंद्र सरकार बना सकता है। झारखंड सरकार, झारखंड के बारे में कुछ विषय है जिसके बारे में वो कानून बना सकता है, बनाने का अधिकार है। इसे 3 विषयों में बांटा गया। जो अधिकार है कानून बनाने का, उसे तीन सूची में बांटा गया है बच्चों। 3 विषय में बांटा गया। एक तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार बनाता है बच्चों। राज्य सूची में राज्य सरकार होता है। समवर्ती सूची में दोनों आता है बच्चों, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों? देश के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आता है, जैसे देश का वित्तीय हो गया, संचार व्यवस्था हो गया। ये राज्य सूची में शिक्षा आ गया बच्चों, पुलिस आ गया, ये सारे राज्य में आता है। जैसे समवर्ती सूची में जैसे नदी का जल विवाद हो जाए, नदी क्या होता है? 2 राज्यों से होकर गुजरता है,
पूछ रहा था कि नहीं, वो सारी विवादें समवर्ती सूची या उपशिष्ट सूची भी बोलते हैं, इसमें आ जाता है। तो यहाँ ये पॉइंट याद रखना है कि कितना विषय है, तो 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये याद रहेगा। भारत में कितने स्तर का सरकार है, तो 3 स्तर का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। कितने प्रकार का है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 प्रकार का, ठीक है, ये याद रहेगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या करें। भारत के अंतर्गत जो स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब जो न्याय करता है, जैसे जज साहब, वो क्या है, न्यायपालिका है। कोर्ट के जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज है, सभी को हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। जज का ही हिंदी होता है न्यायपालिका, जो न्याय करने वाली संस्था। तो भारत के अंतर्गत निष्पक्ष रखा गया और स्वतंत्र रखा गया, इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता है, ना तो इस पर कार्यपालिका दबाव दे सकती है और ना ही विधायिका बच्चों। तो क्या क्या प्रावधान है, तो देखो, पहली नंबर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो जज साहब होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन इसको हटाने, पदमुक्त हटाने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं होता, जबकि महाभियोग व्यवस्था द्वारा ही हटाया जा सकता है। कौन सा व्यवस्था, महाभियोग। महाभियोग क्या है बच्चों, तो महाभियोग एक प्रोसेसिंग है, क्योंकि संसद भवन में जितने भी विधायक बैठा रहता है बच्चों, संसद भवन में सांसद ही बैठेगा, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा को, उसके बीच मतदान दिया जाता है, मतदान के माध्यम से ही हटाया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं महाभियोग। जैसे कि मतदान होता है जनरली आधा से अधिक अगर महाभियोग वोट दे देता है कि अब इस न्यायाधीश को हटाना चाहिए, तभी हटता है, नहीं तो कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए इसका जो काम है बच्चों, इसका पद एकदम सिक्योर है। अभी तक किसी भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग पारित नहीं हुआ, लागू तो पारित नहीं हुआ, बल्कि बैठक हुआ था, महाभियोग लगाने की कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया है, ठीक है, नहीं हटा पाया है। ये पॉइंट याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, कौन उसको पद देते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। उसका पद कौन देता है, राष्ट्रपति। हटाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, महाभियोग प्रोसेस। कौन सी प्रक्रिया करते हैं, महाभियोग प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ सिंपल मिलके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन आदि का तय न्यायाधीश ही करते हैं। वेतन, वो कितना घंटा काम करेगा, नहीं करेगा, वो सारे तय कौन करते हैं बच्चों, न्यायाधीश ही करते हैं। जिससे कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। सरकार का अगर हस्तक्षेप होता तो क्या करता, न्यायाधीशों की टाइम बढ़ा देता कि 12 घंटा के बजाय 24 घंटा करो, 18 घंटा करो, 16 घंटा करो, ऐसे कुछ नहीं। इसका वेतन जो है, उस वेतन को भी कटौती नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो अगला पॉइंट, न्यायाधीश व कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। जिसको भी संचित निधि से पैसा मिलता है बच्चों, उसका पैसा में कटौती नहीं किया जा सकता है। ये कटौती तभी होगा जब इमरजेंसी देश में लागू होता है। इमरजेंसी का मतलब समझते हो, आपात। जब कभी आपात इसकी स्थिति आ जाए देश में, जैसे वित्तीय आपात आ जाए, पैसा जो था मनी कम हो जाए देश में, उस समय भले कट सकता है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं कटता है, बाकी हर एक चीज़ का, हर एक ऑफिसर, जितने भी अधिकारी है, सबका कट जाता है, ठीक है। तो उस समय कटता है, बाकी समय कोई नहीं इसको काट सकता है। ये पॉइंट याद रखोगे 3, यही 3 पॉइंट आपको लिखना है, क्या क्या प्रावधान में व्याख्या है, ठीक है। यही 3 पॉइंट, और भी पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे आधे लिख सकते हैं, और भी पॉइंट है जिससे पता चलता है कि हमारे जो स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष है वो कैसे है, ठीक है। उस चीज़ का पता हमें भारतीय संविधान से पता चलता है, वो हमें चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तो चैप्टर एक बार जरूर से जरूर पढ़ ले। चैप्टर पढ़ोगे तभी 100% कंप्लीट होगा। अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो 10% ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार होना बहुत जरूरी है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में 3 तरह के। जब मौलिक अधिकार बच्चों हमें वे सारी अधिकार देती है, जैसे हम लोग सरकार के विरोध कुछ बोल पाते हैं कि नहीं। कोई आदमी को देखोगे सरकार के बारे में, ये सरकार चोर है, वो सरकार ये है, बोल सकता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं। वो अधिकार में कौन देता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं, मौलिक अधिकार मतलब स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी हमें कौन देता है, मौलिक अधिकार। हम देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट के विरुद्ध बोल सकते हो। देखो, मौलिक अधिकार का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है बच्चों, मौलिक अधिकार को। ये पॉइंट याद रख लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान का
आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, मौलिक अधिकार। देखो इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें व्यक्ति की संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। जो मौलिक अधिकार है बच्चों, इसमें इसी से ही व्यक्ति की संपूर्ण, भारत के नागरिक जितने भी है सबको संपूर्ण अधिकार मिलता है। जैसे शिक्षा का अधिकार इसी में मिलेगा, ठीक है, पूजा पाठ करने का अधिकार इसी में मिलेगा, कोई आपके साथ भेदभाव ना करे इसी से मिलता है, जीवन जीने का अधिकार इसी से मिलता है, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार इसी से मिलता है, बोलने का अधिकार इसी से मिलता है, घूमने का अधिकार इसी से मिलता है, तो संपूर्ण अधिकार मिलता है। दूसरा नंबर, सरकार के विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब इसी ये जो है मौलिक अधिकार इसी में है कि सरकार अगर कोई गलत काम करे तो उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर नहीं। जिस आप देखते हो कि सड़क को ही जाम कर देता है, सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ धरना, और वो भी बिना हथियार लिए। अब आप गोली बंदूक लेके धरना नहीं दे सकते हो, सिर्फ आप धरने बैठ सकते हो बिना हथियार लिए। क्या, बिना हथियार लिए आप धरना में कर सकते हो। तीसरा नंबर, सरकार के मनमाने कानून व्यवस्था को रोकती है। सरकार कुछ ऐसा कानून ला दे जिससे मौलिक अधिकार का हानि हो जाए, जैसे अब बोलने नहीं दिया जाए, बोलने के अधिकार को छीन लिया जाए, तो ऐसा अधिकार पारित नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है। इससे व्यक्ति की संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा नंबर, सरकार के विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है, धरना प्रदर्शन अधिकार। जैसे सरकार के मनमाने कानून व्यवस्था को रोकती है, मनमाने रूप से जो भी कानून बनाएगा उसे रोकने का काम कौन करता है बच्चों, मौलिक अधिकार। इसीलिए हम लोग इससे सहमत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को क्यों शामिल किया गया है, किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। देखो मौलिक कर्तव्य जोड़ा क्योंकि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति जिम्मेदारी का पता हो। क्यों जोड़ा गया, तो सबसे मेन पॉइंट यही था कि देश के नागरिकों को प्राप्त हो, देश के नागरिक ये जाने कि हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें किसमें लिखा है बच्चों, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है बच्चों बताओ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे 11 वर्ष, याद रखना कितना है, सॉरी 11 वर्ष नहीं 11, उसका संख्या कितना है 11। और कौन सा समिति के द्वारा ये जोड़ा गया है, ये भी याद रख लेना, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा, स्वर्ण सिंह समिति। कब किया गया था ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये क्यों जोड़ा गया ये समझ में आया, क्योंकि भारत के प्रति जिम्मेदारी हर एक नागरिक को पता हो कि हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है, वो सारी व्याख्या मौलिक अधिकार में, इसीलिए मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया है। अब देखो पहला जो है मौलिक अधिकार, हम लोग बोल सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का अक्षुण्ण रखना चाहिए। भारत की जो संप्रभुता है, एकता, अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता है। दूसरा, गौरवपूर्ण संस्कृति को बचा कर रखनी चाहिए। जो हमारी अपनी संस्कृति है, पूजा पाठ करते हैं, पहनावा ओढ़ते हैं, बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को सुरक्षित रख सकें। तीसरा नंबर, अपना जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है या राष्ट्रीय इमारत है, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए। यही 3 पॉइंट आप लिख देना, या 3 ही बोला, देखो किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को वर्णन करें, तो ये 3 हो गया बच्चों। अगर आपको 11 याद है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसको 11 मौलिक अधिकार याद है वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। जिसको भी याद है वो बता सकते हो। और ये समझ में आ गया हो तो आप लास्ट में लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 8 में आप झारखंड बोर्ड से हो तो A+ मार्क बिना चीटिंग किए ले आओ, ठीक है। बिना चीटिंग किए, चीटिंग करके तो बहुत कोई लाता है, बिना चीटिंग किए अगर लाओगे तो क्लास 9th में जब आप हाई स्कूल जाओगे तो वहाँ पे आपके टीचर जब क्वेश्चन पूछेगा आप फटाफट से जवाब दोगे तो आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, इम्प्रेशन भी बनेगा। इम्प्रेशन समझते हो, सबके सामने इम्प्रेशन बढ़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। वो मेहनत आप करें, बस इतना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करना बस।